नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में अब तक 19 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 3 करोड़ से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सभी शहरों में अतिरिक्त प्रतिबंध आज से लागू किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरकार आज अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग के परिणाम जारी करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। प्रमुख क्षेत्रों में और निवेश के लिए आमंत्रित किया। और प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी नागरिक के खिलाफ अवैध हवाला रैकेट चलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। देश में अब तक 19,19,842 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 57,884 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 57,982 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय देश भर में 6,76,900 रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड से मृत्यु दर कम होकर 1.92% हो गई है। देश ने अब तक 3 करोड़ कोविड जांच का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश दैनिक जांच क्षमता 10 लाख करने की दिशा में अग्रसर है। पिछले 24 घंटों में 7,31,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 21,000 नमूनों की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में लगातार वृद्धि करते हुए कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सभी उपाय कर रही है। राज्य में पहली बार कल एक दिन में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुए लोगों से अधिक हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में कल कोरोना के 4,186 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4,376 कोरोना मरीजों की छुट्टी कर दी गई। हालांकि प्रदेश में कल 69 लोगों की कोरोना से मौत के बाद यह आंकड़ा 2,515 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस समय राज्य में 50,895 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,04,808 लोग अब तक कोरोना से ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना मामलों की कुल संख्या 1,58,216 पहुंच गई है। लखनऊ अभी भी राज्य का प्रमुख हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां कल कोरोना के 595 मामले आए। वहीं कानपुर में 429, वाराणसी में 198, बलिया में 154 और प्रयागराज में 144 कोरोना मरीज पाए गए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 4,140 लोग ठीक हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये एक सप्ताह के भीतर एक दिन में ठीक होने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। बिहार में पहली बार पॉजिटिव मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,140 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 2,525 पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 72% हो गई है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,06,618 है, जबकि 29,369 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच राज्य के 7 जिले पटना, वैशाली, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार और भागलपुर में हुए सीरो सर्वे में खुलासा हुआ है कि औसतन लगभग 19% आबादी में कोरोना के विरुद्ध एंटीबॉडी विकसित हो गया है। यानी लोग कोरोना से बीमार होकर ठीक भी हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,033 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने वालों की दर 78.40 तक पहुंच गई है।
गुजरात में अब तक 13,58,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 45,540 परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। कल सामने आए संक्रमण के 1,033 नए मामलों में से सबसे अधिक 168 मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 145 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 79,816 हो गई है। राज्य में 14,435 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 69 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी ओर कल 1,083 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 62,579 हो गई है। राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,802 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास आसानी से हासिल करने की व्यवस्था कल से लागू हो गई। नई व्यवस्था के तहत पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते ही ई पास उपलब्ध हो जाता है। इस बीच राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 40,000 हो गई है। कल 5,890 रोगी सामने आए। प्रदेश में अब तक 2,80,000 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने कहा है कि कोविड आरोग्य केंद्रों में रोगियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है। एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों में मरीजों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर कोविड वार्डों में मेन्यू कार्ड का पालन किया जा रहा है। पुद्दुकोट्टई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने कहा कि बुखार की जांच के लिए पूरे राज्य में स्क्रीनिंग शिविरों का विस्तार किया गया है। राज्य में 1,196 मोबाइल मेडिकल टीमें हैं, जिनमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। वे संदिग्ध कोविड मामलों की पहचान करने में मदद करते हैं, जिनका संक्रमण के लिए परीक्षण किया जा रहा है। राज्य निगम ने राजधानी में 8 कोविड देखभाल केंद्रों के सभी रोगियों को डिजिटल रूप में मुफ्त पत्रिकाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अरुण होरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। पिछले 3 दिन में कोविड संक्रमित मामलों में गिरावट दर्ज हुई है और ठीक होने वालों की दर में तेजी आई है। 16 अगस्त को 93 मामलों की पुष्टि हुई थी, जबकि कल ये संख्या घटकर 46 हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 99 रोगी ठीक हुए हैं। इससे ठीक होने वालों की दर 54% तक पहुंच गई है। अब तक 2,445 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,325 रोगी ठीक हुए हैं और 1,091 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से 21 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी शहरों में आज से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नगर निगम सीमा में अनावश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कई पालियों में राष्ट्रीय और राजमार्गों पर काम करने वाले लोगों, कार्गो, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज से आए लोगों को अपने स्थान पर पहुंचने की अनुमति होगी। प्रवक्ता ने कहा कि रेस्तरां और होटल रात के 8:30 बजे तक, जबकि दुकानें और मॉल भी 8 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब सरकार ने लुधियाना, पटियाला और जालंधर में शनिवार और रविवार को अनावश्यक यात्रा से दूर रहने का अनुरोध किया है। कोविड-19 महामारी ने देश में मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कायम करने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में फिर से विचार करने का अवसर प्रदान किया है। नई दिल्ली में कल भारतीय उद्योग परिसंघ के 2 दिन के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए भारत की सफल रणनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों को व्यापक सामाजिक आंदोलन में बदलने की देश की क्षमता की प्रशंसा की। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम हमारी हेल्थ फैसिलिटीज की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, अपनी लैब की टेस्टिंग फैसिलिटीज की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से एक दिन में 8-8 लाख से ज्यादा टेस्ट भारत में हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम केसेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, इसको हम बहुत जल्दी सफलता के अंजाम तक पहुंचा पाएंगे।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसी क्षमता से भारत से चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन हो पाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2025 तक देश को तपेदिक मुक्त करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को भी इसी तरह से पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने देश में मातृ मृत्यु दर 0 के आसपास पहुंच जाने की भी आशा व्यक्त की। राष्ट्रीय टीका विशेषज्ञ समूह ने अग्रणी घरेलू टीका निर्माताओं से कल मुलाकात की। इस अवसर पर भारतीय सीरम संस्थान पुणे, भारत बायोटेक हैदराबाद, जायडस कैडिला अहमदाबाद, जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पुणे और बायोलॉजिकल्स ई लिमिटेड हैदराबाद के अधिकारी उपस्थित थे। दवा निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने समूह को जानकारी दी कि स्वदेश निर्माण प्रक्रिया में कई दवा कंपनियां इस समय टीके के विकास के विभिन्न स्तरों पर पहुंची हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञ सलाह श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घरों में रहने और हाथ साफ रखने की सलाह दी। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. एम्स में ही मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। Coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमण गंगाखेड़कर ने बताया कि कोविड-19 का एक अन्य रूप D614G है जो भारत में नहीं है। ये जो नया इन्फेक्शन आता है वो वायरस जैसे ही ज्यादा वायरसेस पैदा करता है तो उसके जीन्स में थोड़ा सा बदलाव आता है जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन जो है जिसको हम D614G करके एक म्यूटेशन बोलते हैं, वो म्यूटेशन होने के बाद में कोरोना के विषाणु को फैलने में आसानी हो जाती है। ये ज्यादा लोगों को लगने का डर रहेगा। अभी भी हमारे देश में जितना हमको जानकारी है ये D614G विषाणु इतनी ज्यादा प्रमाण में पाया नहीं जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा। गठबंधन असेंबली के अध्यक्ष और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में गठबंधन के सभी सदस्य देशों के मंत्री हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व के वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास से संबंधित उच्चस्तरीय शिष्टमंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का समूह कम लागत, नवाचार और किफायती सौर प्रौद्योगिकी के बारे में विचार विमर्श करेगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वैश्विक कंपनियों तथा वित्तीय और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रमुख, सिविल सोसाइटी और विचारक इस सत्र में मौजूद रहेंगे। श्री सिंह ने कहा कि सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के बारे में एक पत्रिका भी शुरू करेगा। इससे विश्व के लेखकों को सौर ऊर्जा के बारे में लेख प्रकाशित करने में मदद मिलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। कल प्रकाशित गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रालय का नाम बदलने को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने की सिफारिश की गई थी। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस नीति को मंजूरी दी थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग ARIIA के परिणाम जारी करेंगे। ARIIA शिक्षा मंत्रालय की पहल है जिसका उद्देश्य नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता विकास के पैमानों पर देश के उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है। पिछले 5 वर्षों में इस सूचकांक में भारत 81वें स्थान से 52वें स्थान पर पहुंच गया है।
श्री सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की पहलों से भविष्य में भारत वैश्विक नवाचार पर अपनी छाप छोड़ने में सफल होगा। AIIMA में 6 पुरस्कार श्रेणियां हैं। इनमें एक विशेष श्रेणी सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थानों की महिलाओं के लिए है, ताकि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर सकें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में किए जाने वाले शोध समाज के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से IIT दिल्ली के हीरक जयंती समारोह का कल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को जलवायु परिवर्तन से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। The IITs across the country have taken up several projects relating to COVID-19, including development of low-cost ventilators, PPEs, testing kits, apart from artificial intelligence studies on epidemic patterns and disease dynamics. While finding answers to various challenges posed by COVID-19, we should be better prepared to tackle any future pandemic. For that to happen, there should be greater collaboration and synergy between experts from different domains. The research at IITs and other higher education institutions must be relevant to society. इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश में प्रतिभा का विस्तार होगा। यह शिक्षा नीति देश को बहुभाषी भी बनाएगी, आशावादी भी बनाएगी, निष्ठावादी भी बनाएगी। और ये जो शिक्षा नीति है, नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट, जिसमें श्रीमान लोकल भी होगा, ग्लोबल भी होगा, लोकस भी होगा, फोकस भी होगा, टैलेंट पैदा भी होगा, टैलेंट का विस्तार भी होगा, टैलेंट भी होगा, कंटेंट भी होगा, पेटेंट भी होगा और रिलीवेंट भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ाने संबंधी राष्ट्रीय मास्टर प्लान की तैयारियों की समीक्षा की। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे उत्पादकता, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी तथा युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। देश में अब तक 19 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए, 3 करोड़ से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सभी शहरों में अतिरिक्त प्रतिबंध आज से लागू किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरकार आज अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग के परिणाम जारी करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री के साथ बैठक की, प्रमुख क्षेत्रों में और निवेश के लिए आमंत्रित किया और प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी नागरिक के खिलाफ अवैध हवाला रैकेट चलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अमारात के अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर 13वें भारत संयुक्त अरब अमारात संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने सहयोग की लगातार प्रगति की समीक्षा की। श्री जयशंकर ने कल वर्चुअल बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने व्यापक आधार वाले सहयोग के जारी विकास पर संतोष व्यक्त किया। बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री जयशंकर ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के कई क्षेत्रों में विकास को लेकर अमारात की बेहतर सोच के लिए उसका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान भारतीय नागरिकों की देखभाल के प्रति भी अमारात का शुक्रिया अदा किया। दोनों देशों के बीच करीबी राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के तहत परस्पर लाभ के अनेक क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को बेहतर गति देने पर भी संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने अगले साल अबुधाबी में संयुक्त आयोग की बैठक का अगला सत्र बुलाने पर सहमति जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संयुक्त अरब अमारात के वित्त राज्य मंत्री उबैद अल तायर के साथ आपसी मुद्दों पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चर्चा में दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि दोनों देशों को आपसी लाभ के लिए अपने पुराने संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के कारण भारत और अमारात के बीच बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सहयोग के अवसर बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। दोनों देश UPI और रुपे कार्ड के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए ताकि दोनों देशों के बीच वित्तीय लेन देन आसान हो।
भारत और अमारात G20 और ITU सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समान हित के मुद्दों पर मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन न केवल देश में ढांचागत सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, बल्कि भारत को कोविड-19 से हुए आर्थिक नुकसान की भी भरपाई करेगा। ओडिशा में निर्माणाधीन दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि ये पारादीप और धामरा के बंदरगाहों के बीच आर्थिक गलियारे के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों और मछली उत्पादों के परिवहन को सुचारू बनाने के अलावा ये तटीय राजमार्ग चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा 451 किलोमीटर लंबा राजमार्ग भारत का प्रमुख पर्यटक केंद्र बनने के अलावा तटीय ओडिशा के भविष्य को बदलने में सहायक होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए के हवाला गिरोह के चीनी सरगना चार्ली पेंग उर्फ लुओ सेंग के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने 42 साल के पेंग के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग रोकने संबंधी कानून की धाराएं लगाई हैं। पेंग और उसके कुछ भारतीय सहयोगियों के खिलाफ पिछले सप्ताह आयकर विभाग ने छापे मारे थे। आयकर अधिकारियों ने पेंग के गुड़गांव स्थित निवास सहित करीब 2 दर्जन परिसरों की तलाशी ली। प्रवर्तन निदेशालय ने आयकर विभाग के सबूतों का संज्ञान लेकर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया है कि पेंग के पास कथित रूप से जाली भारतीय पासपोर्ट है। आयकर अधिकारियों के अनुसार उसने एक फर्जी वेब कंपनी बनाई जिसके जरिए वो पिछले 2-3 साल से चीन से हवाला के पैसे का लेन देन करता था। दिखावे के लिए वो चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक और कुछ अन्य वस्तुओं के आयात निर्यात का काम करता था तथा विदेशी मुद्रा की अदला बदली का काम भी करता था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में जाली नोट मामले में कल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्ति बिहार के निवासी हैं। ये मामला जाली नोटों की छपाई, प्रसार और तस्करी से जुड़ा हुआ है। राजस्व सतर्कता विभाग ने आरोपियों से 4,01,000 रुपए के फर्जी नोट बरामद किए थे। इससे पहले एनआईए ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कल बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि उनकी बीमारी गंभीर नहीं है। एनआईए ने यह भी कहा कि मुंबई में बायकुला कारागार प्रशासन सुधा भारद्वाज की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। एनआईए और सुधा भारद्वाज का पक्ष सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को कार्यकर्ता के स्वास्थ्य की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। भारत के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का कल अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया है। वे 90 वर्ष के थे। पंडित जसराज ने कल सुबह अंतिम सांस ली। वे मेवाती घराने की गायक थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शास्त्रीय संगीत के महान गायक के निधन पर वे बेहद दुखी हैं। उन्होंने अपने गायन से लोगों को सम्मोहित कर दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि 8 दशक से अधिक के अपने संगीत के सफर में पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अनोखी संगीतमय कृतियां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंडित जसराज के दुर्भाग्यपूर्ण निधन ने भारत के सांस्कृतिक जगत में शून्यता उत्पन्न कर दी है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ उनका गायन उत्कृष्ट था, बल्कि उन्होंने कई नवोदित गायकों का मार्गदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट में कहा है कि संगीत मार्तंड पंडित जसराज एक प्रतिभावान कलाकार थे, जिन्होंने अपनी मनमोहक आवाज से भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि उनका निधन उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। श्री शाह ने कहा कि पंडित जसराज अपनी विशेष कला के जरिए हमारे दिलो दिमाग में बने रहेंगे। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा जिलों तथा तटीय क्षेत्रों में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घाट इलाकों में कहीं कहीं तेज वर्षा का अनुमान लगाया गया है। पुणे और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में हल्की से सामान्य वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। लगातार बारिश के कारण सांगली जिले में कृष्णा, वारणा और कोयना नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और निवासियों को अलर्ट पर रखा गया है। सांगली और कोल्हापुर जिले में कोयना, वारणा, चंदौली और राधानगरी बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है।
मंगलवार और बुधवार को पुणे और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वारसगांव, टेमघर, पानशेत और खड़कवासला बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की वजह से सामूहिक जल भंडारण 25.82 टीएमसी तक बढ़ गया है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और भारी वर्षा के आसार हैं। मुंबई में भी बादल छाए रहने और भारी वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर बारिश या छींटे पड़ने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी चलने या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। गुवाहाटी में भी बादल घिरे रहने के साथ 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। भारतीय जनसंचार संस्थान ने कल 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर संस्थान के दिल्ली मुख्यालय समेत क्षेत्रीय केंद्रों में ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। स्थापना दिवस व्याख्यान देते हुए सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि संस्थान को पत्रकारिता और जनसंचार का नया स्वरूप देने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करना चाहिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के चयन के लिए कल खेल मंत्रालय की 12 सदस्यों की चयन समिति की नई दिल्ली में बैठक शुरू हुई। ये बैठक आज भी जारी रहेगी। इसमें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं का चयन किया जाता है। इंडियन सुपर लीग आईएसएल के 2020-2021 सीजन की मेजबानी गोवा को दी गई है। आईएसएल के 7वें सीजन की शुरुआत नवंबर में होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। जी हाँ निखिल, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो जेईई और नीट परीक्षाएं अब तय समय पर होंगी। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश आज प्रकाशित अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। अमर उजाला ने लिखा है, प्रवेश परीक्षाएं स्थगित करने को लेकर सुप्रीम सुनवाई। जेईई मेन और नीट टालने से इंकार, छात्रों का साल बर्बाद नहीं कर सकते। दैनिक जागरण की खबर है, सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाएं टालने की मांग खारिज, कहा करियर संकट में नहीं डाल सकते। जिंदगी है रुकती नहीं शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का कोरोना के चलते नीट और जेईई की परीक्षा पर रोक से इंकार। देश में नए कोरोना मरीजों से ज्यादा ठीक हुए, दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है। पत्र लिखता है, 15 दिन में 1 करोड़ कोरोना टेस्ट, पिछले 1 करोड़ टेस्ट 26 दिन में हुए थे। वहीं वीर अर्जुन की टिप्पणी है, देश में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, कुल मामले बढ़कर 26.47 लाख हुए। राजकोट में खुला देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड सेंटर। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता दी है। वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है, कोरोना काल में युवाओं ने थामा शेयर बाजार का मोर्चा, अप्रैल से लेकर जून तक 24 लाख नए डीमैट खाते खोले गए। शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पंडित जसराज के निधन के समाचार भी आज के समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी हैं। जनसत्ता ने लिखा है, सुरों की दुनिया में सन्नाटा, नहीं रहे पंडित जसराज, भरी नगरिया तुम बिन सुनी, हमको विसार कहाँ चले। दैनिक जागरण में है। पंजाब केसरी की खबर है, पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में निधन। बदला रुख शीर्षक से दैनिक जागरण की खबर है, रामायण सर्किट के सहारे तलखी हटाने की कोशिश, भारत नेपाल के बीच तनाव पैदा होने के बाद पहली उच्च स्तरीय वार्ता। चीन ने फिर कहा, भारत से मतभेद सुलझाने को तैयार, अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश में अब तक 19 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 3 करोड़ से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सभी शहरों में अतिरिक्त प्रतिबंध आज से लागू किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरकार आज अटल नवाचार संस्थान रैंकिंग के परिणाम जारी करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। प्रमुख क्षेत्रों में और निवेश के लिए आमंत्रित किया। और प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी नागरिक के खिलाफ अवैध हवाला रैकेट चलाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।